जैसा कि वीडियो का टाइटल देखकर पता चल गया होगा, ये वीडियो शारिंगन के बारे में होने वाली है। शारिंगन क्या है, शारिंगन कैसे है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना डिले किए। एपिसोड 12 के आसपास काकाशी वर्सेस जाबुजा वाली फाइट में फर्स्ट टाइम शारिंगन को देखकर लगा था यार ये तो बहुत ही बैडएस है, और काकाशी सेंसेई इससे भी ज्यादा। और ये दोनों हमारी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। इतने सारे टाइप्स के कूल jutsus, एबिलिटीज, यूजर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, और उससे भी ज्यादा कूल उनके एप्लीकेशंस। अब थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। लिटरली शारिंगन का मतलब होता है कॉपी व्हील आई या मिरर व्हील आई। ये एक केक्केई गेंकाई है, यानी कि ब्लड लाइन लिमिट, जो कि उन एबिलिटीज को कहते हैं जो अपने डीएनए से मिलती हैं। यानी कि अगर घर वालों के पास शारिंगन है तो तुम्हारे पास भी शारिंगन होगा, घर वालों के पास ब्याकुगन है तो तुम्हारे पास भी ब्याकुगन होगा। शारिंगन को कर्स ऑफ हेट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूजर सैडनेस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस करता है वैसे वैसे उसकी पावर्स और एबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। इवन इसे अनलॉक करने के लिए भी यही सब झेलना पड़ता है, दुख ही दुख। ऐसे एक्सपीरियंस होने पर ब्रेन एक स्पेशल टाइप का चक्र रिलीज करता है जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू आंखों को चेंज कर देता है। लो बायोलॉजी भी आ गई। अवेकनिंग यानी कि शारिंगन का फर्स्ट टाइम अनलॉक होना। अवेकन होने के फर्स्ट स्टेज में यूजर का आइरिस तभी शारिंगन की तरह रेड हो जाता है और उसके प्यूपिल के पास एक ड्रॉप जैसा स्पॉट बन जाता है जिसे तोमोई कहते हैं। आमतौर पर तो अवेकन होने पर सिर्फ एक तोमोई होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में अवेकन होते ही 2 या 3 तोमोई भी आ जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि इमोशंस कितने स्ट्रॉन्ग थे और यूजर में कितनी पावर थी, जैसा कि ओत्सुत्सुकी हागोरोमो द सेज ऑफ 6 पाथ्स के केस में था। एबिलिटीज 1 तोमोई वाले स्टेज में यूजर को एक एबिलिटी मिल जाती है, आई ऑफ इनसाइट। इसमें यूजर फास्ट मूव करने वाली चीजों के मूवमेंट्स को देख और समझ सकता है और उसका रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाता है, लेकिन उसे इस अचानक से बढ़े हुए रिएक्शन टाइम की आदत नहीं होती, इसलिए उसकी टाइमिंग बिगड़ जाती है। सो यूजर को कुछ टाइम लगता है इसे सीखने में। शारिंगन की एबिलिटी ताइजुत्सु यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत काम आती है। इसका सबसे अच्छा डेमो हमें मादारा ने दिखाया था जब वो 4th ग्रेट निंजा वॉर में शिनोबी अलायंस के सोल्जर्स को धो रहा था। ऐसे ही शारिंगन की दूसरी बेसिक स्किल्स भी फर्स्ट स्टेज से ही अनलॉक हो जाती हैं। जैसे जैसे यूजर इमोशनली एक्सट्रीम सिचुएशंस का सामना करता है वैसे वैसे तोमोई के नंबर्स और शारिंगन की पावर भी बढ़ती जाती है, जैसा कि हमने सास्के रिकवरी मिशन में नारुतो वर्सेस सास्के वाली फाइट में देखा था, जो कि वैली ऑफ एंड में हुई थी। जब 2 तोमोई शारिंगन वाला सास्के 9 टेल्स पावर नारुतो के सामने वीक दिखने लगता है, तब वो फाइनली एडमिट करता है कि वो नारुतो से एक इक्वल की तरह लड़ रहा है। इससे जुड़े हुए इमोशंस की वजह से सास्के का शारिंगन 2 तोमोई से 3 तोमोई में ट्रांसफॉर्म होकर फुली मैच्योर हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सास्के की स्पीड और उसके मूव्स कैसे उसके शारिंगन मैच्योर होते ही अचानक से बढ़ गए। शारिंगन की एक और फेमस एबिलिटी है आई ऑफ हिप्नोटिज्म। इसमें यूजर एक जुत्सु या टेक्निक यूज कर सकता है जिसे गेनजुत्सु कहते हैं। गेनजुत्सु से यूजर टारगेट की 5 सेंसेस को मैनिपुलेट करके उसे इल्यूजन्स दिखा सकता है और उसकी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये नारा क्लैन के शैडो इमिटेशन जुत्सु जितना इजी और इफेक्टिव नहीं होता। इताची के गेनजुत्सु की टैलेंट की वजह से ही सब कुछ से फटती थी। नॉर्मली गेनजुत्सु को एक्टिवेट करने के लिए टारगेट को यूजर के शारिंगन को देखना होता है, लेकिन इताची अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट से भी ऐसा कर सकता है। इसलिए ये एडवाइस दी जाती थी कि बैटल में अगर गलती से भी इताची से सामना हो जाए तो सिर्फ उसके पैरों पर ही देखना। शारिंगन से चक्रा और उसके टाइप को भी रीड कर सकते हैं, जो कि क्लोन्स और रियल में फर्क करने में काफी हेल्प करता है, लेकिन ये काम भी बेस्ट ब्याकुगन से ही होता है। शारिंगन से बिजू यानी कि टेल बीस्ट जैसे कि 9 टेल्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि मादारा और ओबितो ने किया था। शारिंगन की एक और एबिलिटी है दूसरों के मूव्स कॉपी करना, जिसे सास्के ने चूनिन रिटन एग्जाम्स में दूसरों के आंसर्स कॉपी करने के लिए यूज किया था। ये सुनकर तो अब सबका मन कर रहा होगा कि काश उनके पास भी शारिंगन होता। इस एबिलिटी का सबसे अच्छा यूज काकाशी सेंसेई ने किया था। बंदे ने 1000 से ज्यादा जुत्सुस कॉपी किए थे और फ्यूचर यूज के लिए उन्हें याद भी रखा था, इसलिए बहुत लोग उन्हें कॉपी निंजा हटा के काकाशी भी कहते हैं। नॉन उचीहा शारिंगन यूजर्स। शारिंगन को नॉन उचीहास को भी देना पॉसिबल है, जैसा कि हमने काकाशी सेंसेई के केस में देखा, जो कि ओबितो की लेफ्ट आई यूज कर रहे थे। इसके लिए मेडिकल जुत्सु भी आना चाहिए ताकि शारिंगन को इतनी इजीली ट्रांसप्लांट कर सकें कि देखने वाले को लगे कि लाइट बल्ब चेंज किया जा रहा है। शारिंगन की इस प्रॉपर्टी का अच्छे से फायदा उठाया था दांजो भड़वे ने। 10-10 शारिंगन लगाकर घूम रहा था। जापानीज के लिए दांजो का मतलब जो भी होता हो, पर मेरे लिए जापानीज में हमेशा दांजो का मतलब भड़वा ही रहेगा। नॉन उचीहास अपने शारिंगन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, इसलिए काकाशी सेंसेई हमेशा अपने शारिंगन को कवर रखते थे, और हमेशा एक्टिव रहने की वजह से नॉन उचीहा यूजर्स का चक्रा भी बहुत वेस्ट होता है। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि शारिंगन यूज करने के लिए उचीहास के मुकाबले नॉन उचीहास को ज्यादा चक्रा यूज करना पड़ता है। मांगेक्यू शारिंगन। शारिंगन को मांगेक्यू शारिंगन में अपग्रेड किया जा सकता है। इसे अनलॉक करने वाला पहला उचीहा था उचीहा मादारा। अगर यूजर का शारिंगन ऑलरेडी 3 तोमोई तक मैच्योर नहीं हुआ है तो मांगेक्यू उसे 3 तोमोई तक फुल्ली मैच्योर कर देता है। मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज नॉर्मल शारिंगन से ज्यादा पावरफुल और कूल तो होती हैं, लेकिन इसे अनलॉक करने की कंडीशन और इसे यूज करने का कॉस्ट भी ज्यादा होता है। पहले जानते हैं कि इसे अनलॉक कैसे करते हैं। इसे अनलॉक करने के लिए अपने क्लोज फ्रेंड की डेथ एक्सपीरियंस करनी होती है। उचीहास को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक करने के लिए यूजर को अपने फ्रेंड की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होता है, तो इन्होंने अपना एक ट्रेडिशन बना लिया था एक क्लोज फ्रेंड को टपकाने का। हाँ, उचीहा क्लैन में भी सर्वाइव करना कोई इजी काम नहीं है। सो अगर तुम उचीहा क्लैन में हो तो हमेशा किसी चूतिए से ही दोस्ती करना जो ना कभी अपना शारिंगन अनलॉक कर पाए और ना ही उसे मांगेक्यू अनलॉक करने का मन करे। एबिलिटीज। मांगेक्यू शारिंगन से दोनों आंखों में स्पेशल एबिलिटीज मिल जाती हैं। ये हर यूजर के लिए अलग होती हैं। आइए कुछ यूजर के केस स्टडी करते हैं। इताची के लेफ्ट
मांगेक्यू में सुकुयोमी था, जो कि एक बहुत पावरफुल गेंजुत्सु है जिससे टारगेट के टाइम का परसेप्शन बिगड़ जाता है। इससे दूसरे गेंजुत्सु के साथ मिलाकर यूज करने पर असली बवाल होता है। एनीमे में इसके फर्स्ट विक्टिम थे काकाशी सेंसेई, जिन्हें इताची ने कुछ सेकंड में 72 घंटों तक टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से काकाशी सेंसेई को कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। इताची की राइट मांगेक्यू में अमातेरासु क्रिएट करने और उसे मैनिपुलेट करने की पावर थी। अमातेरासु ब्लैक फ्लेम्स होती हैं जो तब तक नहीं बुझती जब तक वो टारगेट को जलाकर खत्म न कर दे या फिर यूजर उसे अपने मांगेक्यू से बुझा न दे। शिसोई के पास एक्सट्रीम हिप्नोसिस की पावर थी, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु माना जाता है। इससे टारगेट के सबकॉन्शियस में कुछ थॉट्स और आइडियाज डाल सकते हैं, उससे बिना पता चले। टारगेट को लगेगा कि उसके अपने थॉट्स हैं और टारगेट उन्हीं की बेसिस पर अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। मतलब समझ रहे हो? इंस्टेंट ब्रेन वॉशिंग। इसे उसने गायब होने से पहले इताची को दे दिया था और दूसरी आंख दांजो भड़वे ने उसे छीन ली थी। आई रिपीट, दांजो का मतलब भड़वा होता है। ओबितो की राइट आई से क्लोज रेंज कामुई यूज कर सकते हैं, जिससे यूजर को और उसके टच में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को कामुई के डायमेंशन में भेज सकते हैं, या फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स को भेजकर अनटचेबिलिटी जैसी पावर मिल जाती है, जिससे तो भी बॉडी फ्लिकर जुत्सु कहता था। यह भी एक बढ़िया एप्लीकेशन था। ओबितो ने जब रिन को मरते हुए देखा तब उसका मांगेक्यू अनलॉक हुआ था। बहुत पेन है इसकी लाइफ में। मांगेक्यू की एक और एबिलिटी है सुसानो, जो कि एक चक्रा से बना हुआ ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर होता है जो यूजर की बॉडी को कवर कर लेता है। इसे एनीमे में फर्स्ट टाइम इताची ने ओरोचिमारू और सास्के के अगेंस्ट यूज किया था। इससे अटैक और डिफेंड दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। स्मार्टफोन्स की तरह ये भी अलग अलग कलर्स में आता है और हर सुसानो के पास एक वेपन होता है, जैसे स्वॉर्ड, शील्ड, शूरिकेन एटसेट्रा। सुसानो एक्टिवेट करने के लिए दोनों मांगेक्यू का होना कंपलसरी होता है। मांगेक्यू यूज करने का कॉस्ट। मांगेक्यू शारिंगन यूज करने से आई साइट वीक हो जाती है, इसलिए इसे बार बार यूज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मांगेक्यू का। अगर फील नहीं कर पा रहे हो तो उनसे पूछो जिन्हें चश्मे लगे हैं। इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, किसी क्लोज रिलेटिव के शारिंगन को खुद में ट्रांसप्लांट करना होता है, जैसा कि सास्के और मादारा ने किया था। इससे इटर्नल मांगेक्यू मिल जाता है, जिसे यूज करने पर आई साइट वीक नहीं होती। सो इस तरह हमने जाना कि रिश्तेदारों और दोस्तों का पूरा इस्तेमाल कैसे करते हैं। इज़ानागी एंड इज़ानामी। शारिंगन की दो बहुत पावरफुल एबिलिटीज हैं, इज़ानागी और इज़ानामी। इनके ये इतने सिमिलर और कंफ्यूजिंग नाम एक जापानीज क्रिएशन मिथ के दो गॉड्स के नाम पर पड़े हैं। इसे एनिमे में फर्स्ट टाइम दांजो ने यूज किया था। इज़ानागी का टारगेट खुद यूजर होता है। ये एक टाइप का गेंजुत्सु है जिसमें रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन मिट जाती है। इससे यूजर अपनी रियलिटी को चेंज कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी डेथ को भी रिराइट कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम के लिए एक्टिवेट रहता है। इज़ानामी इज़ानागी को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इससे टारगेट के 5 सेंसेस को कंट्रोल करके उसे एक इनफाइनाइट लूप के इल्यूजन में डाल देते हैं। इससे बाहर आने के लिए टारगेट को अपनी फेट एक्सेप्ट करनी होती है। इज़ानागी और इज़ानामी इनमें से किसी एक के यूज से भी शारिंगन में परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाती है, इसलिए उचिहा क्लैन में ये एक फॉरबिडन जुत्सु है। दांजो इसी जुत्सु को यूज करने के लिए ही हाशिरामा सेल्स की हेल्प से 10-10 शारिंगन अपनी बॉडी पर लगाकर घूम रहा था। हाशिरामा सेल्स आर ग्रेट। ये किसी की बॉडी को फिक्स तो कर ही सकती हैं, साथ ही साथ किशिमोतो सेंसेई ने इसे नारुतो की स्टोरी में आने वाले प्लॉट होल्स को भी फिक्स करने के लिए यूज किया है। जैसे ही सास्के दांजो भड़वे पर कोई डेडली अटैक करता है, वैसे ही दांजो किसी एक शारिंगन से इज़ानागी एक्टिवेट करके खुद की डेथ को रिलाइट कर लेता है, और ऐसा करने के लिए कोई एक शारिंगन ब्लाइंड होकर वेस्ट हो जाता है। अगर आपके पास 10-10 शारिंगन नहीं हो और आपको भी इज़ानागी यूज करने पर ब्लाइंड होने का शौक नहीं हो, तो इसका भी सॉल्यूशन है, रिन्नेगान। इसे फर्स्ट टाइम हागोरोमो ने अनलॉक किया था। इंदुरा और आशुरा के चक्रा को मिक्स करने पर हागोरोमो का चक्रा बनता है। इससे रिन्नेगान डेवलप होता है। इजी है ना? अब जाओ अपना चक्रा रिलीज करो और रिन्नेगान बनाओ। चक्रा है या केमिकल? एनीवेज, इसका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन हमें मादारा ने दिखाया था। उसने इज़ानागी की हेल्प से अपनी डेथ को फेक किया और हाशिरामा के फ्लैश को अपने मुंह में छुपा कर रखा था, जो उसने दांतों से ही काटा होगा। शायद इसीलिए मादारा लव्स हाशिरामा वाले मीम्स बनते हैं। वो उनकी पर्सनल लाइफ है। उस फ्लैश से मादारा ने हाशिरामा की सेल्स को निकालकर खुद की बॉडी में डाल लिया, जिससे धीरे धीरे उसके अंदर आशुरा का चक्रा मिक्स होने लगा। क्योंकि मादारा भी इंदिरा का रीइंकार्नेशन था, तो उन दोनों का चक्रा मिक्स होने से मादारा ने रिन्नेगान अचीव कर लिया, जो कि उसने नागातो के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। मास्टर प्लानर था मादारा और बहुत ही बड़ा बायोलॉजिस्ट भी। रिन्नेगान एक्टिवेट होने से इज़ानागी और इज़ानामी से हुई ब्लाइंडनेस भी ठीक हो जाती है। एक रिन्नेगान ओनर 6 टाइप के स्पेशल टेक्निक्स यूज कर सकता है, जिन्हें 6 पाथ जुत्सुस या 6 पार्ट टेक्निक्स कहते हैं। इनमें से कुछ के नाम इंडियन माइथोलॉजी से लिए गए हैं। फर्स्ट, देव पाथ, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को मैनिपुलेट करना, जैसा कि शिनरा तेंसेई या ऑलमाइटी पुश। इस पाथ को नागातो याहिको की बॉडी से यूज करता था। सेकंड, असुरा पाथ, किसी की बॉडी को एक मैकेनिकल साइबॉर्ग की तरह यूज करना। थर्ड, ह्यूमन पाथ, किसी के सर या चेस्ट पर हाथ रखकर उसका माइंड रीड कर सकते हैं। इसके बाद टारगेट की सोल निकल जाती है। इंटरोगेशन करने के लिए अच्छा है। फोर्थ, एनिमल पाथ, इस पाथ से एनिमल्स और क्रिएचर्स को बिना हैंडसील्स या ब्लड सैक्रिफाइस के समन किया जा सकता है, जो कि इमोर्टल भी होते हैं। फिफ्थ, प्रेत पाथ, चक्रा ऑब्जर्व करना, इस पाथ से हर चक्रा रिलेटेड निंजुत्सु को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे कि रासेंगान। सिक्स्थ, नर्क पाथ, किंग ऑफ हेल को यूज करना इंटरोगेशन के लिए। इसे नागातो 6 पाथ्स ऑफ पेन की डैमेज बॉडी को रिपेयर करने के लिए यूज करता है। आउटर पाथ, एक 7th पाथ भी है जिसका नाम है आउटर पाथ, जिसे मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए यूज किया जाता है। इसे नागातो ने यूज किया था कोनोहा के रिसेंटली मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए, जिसमें से एक काकाशी सेंसेई भी थे। रिन्नेगान एक बहुत ही पावरफुल ऑक्यूलर जुत्सु है, जिसका नारुतो की स्टोरी में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल है। इसे हम डिटेल में किसी
किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सायोनारा नहीं, क्योंकि बाद में फिर मिलना है। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ शारिंगान। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, नहीं आई होगी तब भी कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को नारुतो फैंस के साथ और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और भी नारुतो कंटेंट एंजॉय करने को मिले। सो अगर आपको हमारी ये नारुतो वाली वीडियो पसंद आई है तो आप और भी कई सारे एनिमे वीडियोस हमारे एनिमे प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में मिलेगा।